अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, दुनिया में चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों की जो एक्सट्रीमिज़म की लहर आई है, इससे दूसरी तरफ भी एक्सट्रीमिज़म बढ़ रही है, यानी राइट विंग। देखें, अभी अमेरिका में जितने भी पोल हो रहे हैं उसमें ट्रंप बाइडेन को बीट कर रहा है। ट्रंप की जो माइंडसेट है, जो पॉलिटिक्स हैं, वो पॉपुलर हो रही हैं अमेरिकन में, क्योंकि वो भी अब तंग आ गए हैं। ये माइग्रेशन ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत बड़ा इशू बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसलिए अमेरिका में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो ट्रंप जीत जाएगा। जर्मनी में राइट विंग एएफडी पार्टी है ना, एएफडी, वो तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और अगले इलेक्शन में वो काफ़ी लंबा मार्जिन से बढ़ सकती है। फिनलैंड में इस वक्त राइट विंग गवर्नमेंट पहली बार हिस्ट्री में बनी है, एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट। स्वीडन में एंटी इमिग्रेशन पार्टी जो है वो इस वक्त पहली बार गवर्नमेंट का हिस्सा है। नेदरलैंड में गेर्ट विल्डर्स की एक्सट्रीम राइट एंटी इमिग्रेशन पार्टी इलेक्शन जीत रही है। फ्रांस में मैरिन ले पेन, जो कि एक्सट्रीम राइट की पार्टी है, एंटी इमिग्रेंट पार्टी, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एल सल्वाडोर में 90% अप्रूवल है बुकेल की, जो कि एक्सट्रीम राइट पार्टी है। स्पेन में लाखों लोग रोज़ाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेफ़्ट की सोशलिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। वहाँ भी राइट और एक्सट्रीम राइट तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है कि अर्जेंटीना में जेवियर मिलेल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 56% वोट लेके जीत गया। इसको पागल आदमी कहा गया है, द मैडमैन, क्योंकि ये बड़े ही जारहाना, वेरी एग्रेसिव व्यूज़ रखता है काफ़ी चीज़ों में। 18 साल की उम्र तक ये फुटबॉल का प्लेयर था, लेकिन फिर इसने इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए फ़ुटबॉल छोड़ दी। इसने फिर टीवी डिबेट्स में अपने मैडमैन स्टाइल में डिबेट्स में हिस्सा लेता रहा और उसमें काफ़ी फेमस हो गया। 2018 में जेवियर मिलेई ने एक जर्नलिस्ट को गधा कहा था, डोंकी कहा था, जिस पे उसके ऊपर केस बना था और उससे माफ़ी मांगने का कहा गया, तो इसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने इसके साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम करने का कहा। मिलेई है ना, ये सोशलिज़म से नफ़रत करता है, वोकिज़म से नफ़रत करता है, मीडिया से नफ़रत करता है, गवर्नमेंट के लेविश स्पेंडिंग से नफ़रत करता है और पॉलिटिकल एलिट्स जो हैं उनसे नफ़रत करता है। जेवियर मिलेई एक यहूदी है। इलेक्शंस की अभी जो कैंपेन चल रही थी उसमें वो इसराइल के भी झंडे लेके चलता रहा और जेवियर मिलेई की कैंपेन एग्रेसिव रही है और उसको डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका में कैंपेन थी उसकी सिमिलरिटी करार दिया जाता है। 56% वोट से ये जीता है। अजीज़ दोस्तों, एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड्स है ना, वो अर्जेंटीना के समंदर में इंग्लैंड से हज़ारों मील दूर आइलैंड्स हैं। कुछ छोटे छोटे और 2 बड़े आइलैंड हैं। इनको फॉकलैंड आइलैंड कहा जाता है। जब कोलंबस की अमेरिकास की जो दरियाफ्त थी, उसके बाद यूरोपियंस वहाँ पे जाने लगे। फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, जर्मन सब उधर जाने लगे और जिसकी जहाँ मर्जी आई वहाँ पे कब्ज़े कर लिए। तो इन फॉकलैंड आइलैंड्स पे स्पेनिश का भी कब्ज़ा रहा, इंग्लैंड का भी रहा, फ्रांस का भी रहा और अर्जेंटीना का भी रहा। और अर्जेंटीना उस पर क्लेम करता है, लेकिन ये ब्रिटिश एक सेमी ऑटोनोमस एरिया है और ब्रिटिश ने इसको सेमी ऑटोनोमस दर्जा दिया है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद करें। खाली इनका फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस इंग्लैंड का होगा और वो इंग्लैंड का इलाका कहलाएंगे।
1982 में अर्जेंटीना ने अटैक कर दिया फॉकलैंड आइलैंड पे, जब इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर की सरकार थी। तो हज़ारों मील दूर ब्रिटिश शिप्स, वारशिप्स और एयरफोर्स वगैरह ने जाके अर्जेंटीना से वहाँ जंग की थी। 2 महीने वो जंग रही थी और उसके बाद इंग्लैंड जीता था और अर्जेंटीना वापस चला गया था। इसके बाद कई सालों तक इंग्लैंड और अर्जेंटीना के ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे। अब मामला तकरीबन सेटल हो चुका है, इसलिए कि फॉकलैंड आइलैंड की लैंग्वेज स्पेनिश नहीं है, वहाँ पे ब्रिटिश ज़्यादा है मेजॉरिटी में। और अभी एक रेफरेंडम हुआ था फॉकलैंड आइलैंड में कि आप क्या चाहते हैं, जैसे सिस्टम है क्या सेमी ऑटोनोमस अंडर ब्रिटिश क्राउन के अर्जेंटीना, तो मेजॉरिटी वोटर्स ने भी ब्रिटिश के हक में वोट दिया था। लेकिन अब जेवियर मिलेई ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि फॉकलैंड आइलैंड हमारे हैं अर्जेंटीना के, और उस पर कोई नेगोशिएशंस भी नहीं हो सकती, ये हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, बड़ी डिफरेंट किस्म की अब पॉलिटिक्स की लहर चल पड़ी है और एक्सट्रीम राइट और राइट इस वक्त राइज पे हैं और सोशलिस्ट और लेफ्ट की पार्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अंडर अटैक हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। लेकिन लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टीज़ का ज़्यादातर सहारा 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि इंटरनेशनल मीडिया है ना, वो काफ़ी हद तक लेफ़्ट के इंक्लाइन में है। अब आप जब इंटरनेशनल मीडिया की बात करें ना, तो बड़े नाम की बात होती है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, जैसे BBC है, जैसे अल जज़ीरा है, जैसे दूसरे जो CNN है। ये सब ज़्यादातर लेफ़्ट की पॉलिसी को प्रोमोट करते हैं और एंटी राइट प्रोपेगेंडा को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ भी राइट विंग की सरकारें आती हैं वहाँ पे उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा शुरू होता है, जैसे अब अर्जेंटीना के खिलाफ है, जैसे कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ हो रहा है। बांग्लादेश के इलेक्शन सर पे हैं तो इसलिए बांग्लादेश में काफ़ी तेज़ी है, लेकिन इंडिया को भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा और इंडिया के खिलाफ नित नई चीज़ें लेके आई जा रही हैं। एक टेररिस्ट मारा जाता है कनाडा में, जिस पे इंडिया की सरकार पे डायरेक्ट आरोप लगाए गए, और फिर अब एक टेररिस्ट जो कि गुरपतवंत पनून जो है वो खुल के टेररिज्म की बातें करता है, वो खुल के हवाई जहाज तो उड़ाने की, एयरपोर्ट उड़ाने की बातें करता है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। और अब अमेरिका की सरकार एक नई चीज़ लेके आई है कि हमने एक ऐसा ग्रुप मतलब एक ऐसा अटेम्प्ट हमने फेल कर दिया है जो गुरपतवंत पनून को मारना चाहता था, और इसमें हम इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं कि इंडिया ऐसी हरकतों से बाज आए। तो भाई साहब, आप वार्निंग देने के बजाय जिनको आपने पकड़ा है ऐसे किसी लोगों को मीडिया के सामने लाएं। और इस तरह की, और जिसको देखो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को लेकर उछल रहा है, जबकि इसी गुरपतवंत पनून ने जब ये कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले कि मैं वर्ल्ड कप नहीं होने दूंगा इंडिया में और मैं न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को उड़ा दूंगा, और फिर फाइनल से पहले इसने ये वार्निंग दी थी कि कोई सिख 19 नवंबर को ट्रैवल ना करे क्योंकि मैं एयर इंडिया के हवाई जहाज़ को उड़ा दूंगा। ये क्लियर टेररिज्म है, इंसाइटिंग टू वायोलेंस कर रहा है मुसलसल, ये भड़काता भी रहता है। ये सारी चीज़ें अमेरिकन लॉ के तहत भी क्राइम है, लेकिन इसको नहीं पकड़ा जा रहा, इसके ऊपर कोई केस अमेरिका में नहीं बन रहा। और अब अमेरिका का लेफ्ट का इकोसिस्टम और मीडिया कंटिन्यूस इंडिया की मोदी सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा है, और ये अभी स्टार्ट है। अभी आप देखिएगा कि ये खुद पतवंत को मरवा के ये भी मुद्दा मोदी जी के सरकार पे डालेंगे, और जूं जूं इलेक्शन करीब आएंगे तो इंडिया की भी ओपोजिशन पार्टीज़, ख़ास तौर पे कांग्रेस, इस वक्त इंटरनेशनल लेफ्ट इकोसिस्टम जो कि जॉर्ज सोरोस की लीडरशिप में चल रहा है, फाइनेंसिंग पे चल रहा है, उसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं राहुल गांधी और आपके कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़। और भारत में इलेक्शन से पहले एक ज़बरदस्त
एंटी बीजेपी मूवमेंट चलेगी। आप यूं समझ लें कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस और भारत की डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मुकाबला कर रही, बल्कि पूरे एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम से मुकाबला कर रही है। और उसके मुकाबले के लिए बीजेपी के पास मोदी जी जैसी एक शख्सियत मौजूद है जो कि इन सब का मुकाबला कर रही है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक ख़बर के बाद मैं ज़रा आपको हमास की तरफ लेके जाऊंगा। चाइना ने मस्जिदों के ऊपर क्रैकडाउन वापस बढ़ा दिया है और अब जिंगजियांग के बाहर भी जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर चाइना मस्जिदें बंद करने की एक मूवमेंट चला रहा है। लेकिन आपको इस पे कोई इंटरनेशनल इकोसिस्टम, इंटरनेशनल मीडिया, कोई मुस्लिम देश बोलता नज़र नहीं आएगा। जिसको देखो हमास के बारे में बोलता नज़र आएगा। खबर आई कि यमन के हूतियों ने एक शिप को हाईजैक कर लिया है। वो शिप इज़राइल का था, लेकिन वो तुर्की से चला था इंडिया के लिए, गुजरात के लिए, और वो रास्ते में इज़राइल में रुका था। उसमें 52 लोगों का क्रू स्टाफ मौजूद है, जिसमें एक भी इज़राइली नहीं। लेकिन हूतियों ने उस शिप को अगवा कर लिया और अब ये इज़राइल से नेगोशिएशंस की बात करेंगे। हवाई जहाज़ ये उड़ाएं, हाईजैकिंग ये करें, सुसाइड बॉम्बिंग ये करें। लेकिन इंटरनेशनल इकोसिस्टम में, इंटरनेशनल मीडिया में आपको ये खबर कहीं छोटी मोटी नज़र आ जाएगी। हालांकि ये मामूली खबर नहीं है कि एक पूरा शिप जिसमें एक भी इज़राइली नहीं है उसको अगवा कर लिया है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और इस पे हमारे खालिद उमर भाई जो लंदन में रहते हैं, जो बहुत ही बेखौफी से खुल के बात करते हैं हर चीज़ में, उन्होंने कहा है कि क्या इज़राइल हमास को ख़त्म कर सकेगा? और उसका जवाब एक लफ्ज़ में दिया है कि नहीं, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकेली नहीं है। हमास का अरबिक मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, और इसके पास वही आइडियोलॉजी और वही एजेंडा है जो तकरीबन 60 CIA, यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की आइडियोलॉजी है। और ये पूरी आइडियोलॉजी वो एक ही किताब से लेते हैं। उन्होंने कहा कि हर उस किताब का मानने वाला हर आदमी अंदर से एक तरह उसका अंदर एक सोया हुआ एक्सट्रीमिस्ट रहता है जो छोटी सी किसी भी बात से उठ सकता है। ISIS, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अल-कायदा, तालिबान, अल शबाब, बोको हराम, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, इख्वानुल मुस्लिमीन, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनों के नाम लें, ये सब अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी सेम है। सिर्फ इसलिए कि वो एक ही किताब के मानने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि आप हो सकता है गज़ा से सारे हमास को ख़त्म कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर इनके एक एक्सट्रीमिस्ट सोया हुआ मौजूद रहेगा। इस सब को ख़त्म करने के लिए आपको उस किताब के इलाज की ज़रूरत है। मुसलमानों के जहनों में और इनकी टीचिंग में ये मौजूद है कि आपने ये एक्सट्रीमिज़म करना है। ये इनकी इबादत गाहों, घरों, स्कूल, हर जगह पे ये चीज़ मौजूद है। आप 2 नेशन थ्योरी का फ़ैसला करें, इज़राइल और फ़लस्तीन, कुछ भी कर लें, ये मसला 2 नेशन का नहीं है। ये मसला एक बिलीफ के मानने वालों का है और इसका फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, फ़ायदा होता है। और उस किताब के जो कि उसके जो मानने वाले जो थे, जो प्रॉफिट थे,
उनके मरने के भी कई सौ साल बाद वो किताब बनाई गई। तो उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसकी वजह से शुरू के 500-600 साल तक पूरी दुनिया में एक लहर फैली और इस्लामिक कॉलोनाइजेशन पूरी दुनिया में हुई, पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में रहा। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा इसका इलाज ये है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और साथ में वो कंट्रीज़ ख़ास तौर पे जो कि इस आइडियोलॉजी को सरकारी तौर पे प्रमोट करते हैं, लाइक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनको इमीडिएटली इंटरनेशनल सैंक्शंस लगनी चाहिए इन कंट्री के ऊपर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ख़तरे में पड़ जाएगी। चाइना ने इसका एक इलाज बनाया है अपने मुल्क में, वो आपको बुरा लगेगा, लेकिन चाइना इस आइडियोलॉजी को मेंटल डिजीज़ कहता है और उनको री एजुकेट करने की बात करता है। वो बुरा लगेगा आपको, लेकिन बहरहाल वही एक रास्ता नज़र आता है। अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ ही मैं एंड पे आपके सामने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखूँगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक आदमी था एड्रियन रेलेंट। इसने 1695 में एक किताब लिखी थी, पैलेस्टीना एक्स मोन्यूमेंटिस वेटेरिबुस इलुस्ट्राटा। ये लैटिन ज़बान में किताब लिखी गई थी। एड्रियन रेलेंट एक जियोग्राफर था, एक ट्रैवलर था, एक फिलोलॉजिस्ट था, और उसने पहली बार फ़लस्तीन की हिस्ट्री और उसकी एटिमोलॉजी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी और वहाँ के सारे नक्शे इसने इस किताब में डाले थे 1695 में। इसने कहा कि जो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो बड़ा सा जो इलाका आज हम देखते हैं ना, उसमें ज़्यादातर आबादियाँ दूर दूर छोटी छोटी आबादियाँ हैं, बहुत ही कम आबादियाँ हैं। उसने कहा मैंने तकरीबन 2500 सेटलमेंट्स वहाँ पे देखे और मैंने वहाँ पे पहला मैप भी वहाँ का मैंने बनाया। ये किताब है ना, वो चैलेंज करती है फ़लस्तीनियों की और अरब्स की उस थ्योरी को कि फ़लस्तीनी लोग अरब हैं। ये झुटलाती है ये किताब कि इसका फ़लस्तीन नाम का भी कोई अरबिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लैटिन ज़बान का नाम है जो कि रोमन एम्पायर ने इस जगह को दिया था, पैलेस्टीना, और इसको इन्होंने अरबों ने ओन कर लिया कि ये फ़लस्तीन है। और इन्होंने कहा कि अरब्स का इधर कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने डिटेल में इसमें चीज़ें ये बताई हैं कि ये जो पूरी ज़मीन है ना, ये तकरीबन खाली है, दूर दूर कुछ आबादियाँ हैं जिसमें पॉपुलेशन सेंटर्स जो है वो यरूशलेम, आक्रे, साफ़ेद, जाफा, टाइबेरियस, गज़ा। ज़्यादातर पॉपुलेशन इन सारे इलाकों में यहूदी हैं। कुछ मुस्लिम हैं जो कि बदुई हैं और वो ट्रैवल करते हैं पूरे इलाके में जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए। नेबलस जो इलाका है इस इलाके का, उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन समारिटन्स है और छोटी सी आबादी मुस्लिम है। नज़ारत है जो जीसस ऑफ नज़ारत कहते हैं, जो नज़ारत जो है वो गैलीली सरकार का कैपिटल था। 700 लोग रहते थे वहाँ पे और 700 के 700 क्रिश्चियन थे। यरूशलेम में तकरीबन 5000 लोग रहते थे, जिसमें मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी यहूदियों की थी और थोड़े से क्रिश्चियन थे, कोई मुसलमान नहीं था। 1695 में इस पूरे इलाके को यहूदी इलाका माना जाता था। फ़लस्तीन में कोई नेटिव अरबिक वहाँ पे नहीं रहता था। जो मुसलमान थे वो भी वहाँ के बदू कबीले थे जो कि अरब नहीं थे। ज़्यादातर जो आबादियाँ थीं वो ज्यूश ओरिजिन की थीं और कुछ लैटिन, ग्रीक और रोमन ओरिजिन के थे। सिर्फ रमल्ला एक ऐसा इलाका था जहाँ का नाम अरबिक था,
क्योंकि उससे पहले वहाँ पे मुस्लिम सरकारें रही हैं। खिलफाए राशिदीन के ज़माने में हज़रत उमर ने वहाँ पे कब्ज़ा किया था और इस तरह। तो रमल्ला में अरबिक नाम है उस इलाके का, लेकिन मुसलमान फिर वहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं थे और मुस्लिम्स वहाँ पे ज़्यादातर उन इलाकों में मजदूर थे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। गजा में 550 लोग रहते थे, जिसमें आधे ज्यूश थे, यहूदी थे, आधे क्रिश्चियन थे। ज्यूश वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, ख़ास तौर पे वाइन की खेती बाड़ी अंगूरों की होती थी, ओलिव, जैतून, गंदुम, जबकि क्रिश्चियन वहाँ पे तिजारत, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। इन ताइबेरिया और सफ़ेद में यहूदी मेजॉरिटी रहते थे और उसमें काफ़ी लोग समंदर से मछली पकड़ने का काम करते थे। एक उम्मुल फहम इलाका है जहाँ पे 10 फैमिलीज़ रहती थीं, 10 की 10 क्रिश्चियन थीं, एक चर्च भी वहाँ पे था। अब इस किताब से फ़लस्तीनियों की थ्योरी टोटल चेंज होती है। ये 1695 में किताब लिखी गई थी। अज़ीज़ दोस्तों, इस हवाले से ये है कि आपके सामने मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस वक्त दुनिया में एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, जिसको वेस्ट का मीडिया, लेफ़्ट का मीडिया, इकोसिस्टम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और राइट विंग पार्टीज़ और बाकी लोग अपीजमेंट और अवॉइडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी आगे कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।